अब आज हमारे साथ हमारे मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर सुदर्शन अयंगर साहब उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूं कि वह हमें अपनी बात हमें बताएं। उससे पहले मैं उनका जीवन परिचय में हम सबको देना चाहूंगी। आप 2005 से 2014 तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद के पूर्व कुलपति रहे हैं। आपने अर्थशास्त्र विषय में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। आपने अपने जीवन में अब तक कई महत्वपूर्ण स्थानों पर सेवाएं दी हैं, जैसे 1999 से 2004 में गुजरात इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट एंड रिसर्च अहमदाबाद में, फिर 2004 से 2005 तक डायरेक्टर सेंटर फॉर सोशल स्टडीज सूरत में, तथा 2016 से 2018 में आईआईटी मुंबई में आप गांधीयन फिलॉसफी के चेयर प्रोफेसर रहे हैं। आपके अनुसंधान का प्रमुख विषय हमेशा गांधीवादी विचार और अभ्यास, प्राकृतिक संसाधन विकास और प्रबंधन, लोग और नागरिक समाज संस्थाएं रहे हैं। आप साबरमती आश्रम अहमदाबाद जैसे संगठन सहित कई स्वैच्छिक बोर्डों के प्रबंधन सदस्य हैं। आप नर्मदा बांध परियोजना में विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास में 1990 के दशक में बहुत सक्रिय भूमिका आपने निभाई है। आप इसके इसके साथ ही कच्छ गुजरात में जब 2001 में भूकंप आया, तब वहां भी प्रभावित लोगों के पुनर्वास में और राहत कार्यों में आपकी बहुत सक्रिय भूमिका रही। आप 2009 से 2019 तक उच्च स्तरीय दांडी स्मारक के उपाध्यक्ष तथा साथ ही भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की समिति राष्ट्रीय गांधी विरासत स्थल मिशन के सदस्य भी रहे हैं। आपके द्वारा लिखित 70 शोध लेख और 8 पुस्तकें, जिसमें गांधी जी और एंड सैनिटाइजेशन भी शामिल है, का प्रकाशन भारतीय सरकार द्वारा 2016 में किया गया है। गांधी जी के विचारों से प्रेरित इन व्यक्तित्व को अब मैं आमंत्रित करती हूँ कि वह हम सभी को आज के इस विषय पर जानकारी दें। सबसे पहले मैं सुभाष जी को प्रणाम करता हूं और मैं उनको अभिनंदन भी देना चाहता हूं, उनको और मुख्यमंत्री जी के सारे सहयोगियों को, कि राजस्थान ने जो है इस कोविड-19 की बीमारी के सामने जो प्रयास किए हैं उसको अंकुश में रखने के लिए बहुत सराहनीय है और राज्य उनसे कुछ सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। और ऐसे समय में जब आपके पास आरोग्य विभाग भी है, आप इस 1 घंटे के लिए नई पीढ़ी के साथ प्रेरणा के लिए जुड़े हैं, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, इसका मैं बहुत आनंद प्रकट कर रहा हूँ। विषय प्रस्तुत है और बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है वो इस विषय को लेकर के आई है। ये एक और आनंद की बात है, क्योंकि ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं वो ही एक तरह से इस देश के भविष्य के उत्पादन की प्रक्रियाओं में जुड़ने वाले हैं और एक अच्छा संगम होगा कि जो आधुनिक ज्ञान है, जो आधुनिक तकनीकी ज्ञान है, उस आधुनिक तकनीकी ज्ञान के सहारे हम किस तरह से नए समाज की निर्माण की दिशा में चलें, ये आज हमारा सवाल है। मैं काफी चीजें देख पढ़ रहा हूं और सब जगह जो है एक सामान्य तौर पर अभी भी यही ख्याल है कि ये एक ऐसी लड़ाइयां तो आएंगी और हम लड़ते रहेंगे और आधुनिकता की ओर आगे चलेंगे। ज्यादातर लोग जो हैं वो अभी देख रहे हैं कि कितनी जल्दी वैक्सीन आ जाए, कितनी जल्दी दवाई आ जाए, ताकि हम फिर उसी पुराने ढर्रे पर चल पड़े। पर आज कुछ रुककर सोचने की जरूरत है और वो सोचना ये इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि जैसे प्रोफेसर चारण ने अभी कहा कि ये जो मजदूर जो परेशान हुए, उस परेशानी में 2-3 बातें शायद उनके दिमाग में आई और उनको उनकी संवेदना जो है वो इस दिशा में रही। एक तो ये है कि जिस सारी पूरी प्रक्रिया में इस शहर के इस अर्थतंत्र के निर्माण में वो जुड़े हैं और जिनके लिए जुड़े हैं, उन लोगों ने कहीं पर, चाहे वो सरकार हो, चाहे निजी क्षेत्र के लोग हों, वो उनको काम पर रखने वाले लोग हों, उन लोगों ने उनको ऐसा मजबूत आसरा नहीं दे पाए।
इसमें मैं कोई सरकार की गलती नहीं देख रहा हूं। दरअसल होता यह है कि हम आजकल इतने ज्यादा सरकार के आधारित हो गए हैं कि अपनी जो समुदाय हैं, उन समुदायों की शक्ति हमने खो दी है। और मैं बहुत मतलब समझ से ये बात कह रहा हूं, क्योंकि अनुपम मिश्र जी का नाम अगर आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने राजस्थान की रजत बूंदें और आज भी खड़े हैं तालाब, इस पर किस तरह से पानी के बारे में, पीने के पानी को लेकर के जिस तरह से राजस्थान पूरा स्वावलंबी था, उसमें तकनीक भी थी, समुदाय भी था। और जब तकनीक और समुदाय होता है तो उसके साथ साथ अर्थ जुड़ता है। तो ये तीन चीजों की जो जरूरत है वो विकेंद्रित तौर पर, अब ये मुद्दे की बात समझने की बात ये है कि राजस्थान ने जो है वो सबसे अच्छा उदाहरण देश के सामने विकेंद्रित व्यवस्थाओं का रखा है। तो ये मतलब जो जहां पर प्रकृति पहले से ही कठिन है, ऐसी कठिन प्रकृति के इलाकों के अंदर आप देखेंगे कि स्वावलंबन, स्वाश्रय और तन की मेहनत, ये तीनों मूल्य जो हैं उनकी संस्कृति में जुड़े हुए हैं। इसीलिए इसको हमको फिर से उकेरना है, इसको नवजागृति में ले जाना है। और इस नवजागृति को जब ले जाएंगे तब हमारे शायद कोविड-19 के बाद की जो समाज की रचना करनी है, उसमें मैं तो देख रहा हूं कि राजस्थान और कहीं कहीं मैं गुजरात जोड़ देता हूं, क्योंकि आपसे लगे हुए हमारे कच्छ और बनासकांठा में भी ये सारी परंपराएं जो हैं, वो कई ऐसी परंपराएं हैं जो आज भी हैं। अब आते हैं इस बात पर, अलका बहन मुझे जरा बता दीजिएगा, जब आपको रोकना है, प्रश्न पूछना है, मैं 20 मिनट बोलूं, 10 मिनट बोलूं, जरा बता दीजिए मुझे। आवाज नहीं आ रही है? सर ये आधे घंटे का समय सर हम आपसे ही सुनने आपके लिए रखा हुआ है सर। हाँ जी, धन्यवाद। मैं जरा समय पर भी नजर रखूंगा। तो मैं ये कह रहा था कि ये संदर्भ जो है वो इसीलिए गांधी के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि गांधी ने जब हिंद स्वराज 1909 में लिखा, तब उन्होंने कहा कि मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, मैं इस देश की संस्कृति और परंपरा से ही जुड़ करके बातें रख रहा हूं। अलबत्त हमको यहाँ सावधान रहने की जरूरत है कि हम जब अपनी संस्कृति और परंपरा की बात करते हैं तो उसमें जो है हमारी सामाजिकता जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारी समझ वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो है वो ऐसा समाज बने जिसके अंदर हम सबको साथ लेकर के चलते थे। इसीलिए हम उस वैदिक काल की बात नहीं कर रहे हैं, हम पिछले 1000 सालों के समाज की बात कर रहे हैं, जहां इस देश में दुनिया भर के लोग आए हैं, हजारों सालों से आ रहे हैं, पर सबने मिलजुल करके एक साझा संस्कृति का निर्माण किया है। उस संस्कृति का जो उस संस्कृति के बारे में जो है गांधी हमको बता रहे हैं। और वो संस्कृति क्या है? वो संस्कृति है विकेंद्रित अर्थव्यवस्थाओं। और अगर हम देखें अपने पुराने राजा महाराजा के काल से भी, तो राजा की जिम्मेदारी जो है वो प्रजा की रक्षा की थी। हमारे सारे गांव अपने आप में एक तरह से स्वावलंबी थे। अब जिस तरह से हमने, सरकार ने, ये हमारी मतलब पहले से नीति रही, आज की बात नहीं हुई। आजादी के बाद, आजादी के समय जो है 1945 के अक्टूबर में नेहरू और गांधी के बीच में एक पत्राचार हुआ, जिसमें गांधी जी ने लिखा कि जवाहर, आपको याद होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आजादी के बाद का हिंदुस्तान जो है वो हिंद स्वराज की कल्पना के मुताबिक होगा, और वो गांव आधारित होगा। और अगर हम इसको शहरों के आधारित समाज, पूरा समाज का निर्माण कर देंगे, तो वहां पर जो है झूठ, दिखावा, आडंबर, लोभ होगा। इसीलिए मैं समझ रहा हूं कि हम ऐसी संस्कृति का निर्माण करें जिसकी मूल इकाई जो है, समुदाय की मूल इकाई जो है वो गांव हो। क्योंकि हिंदुस्तान उस समय जब वो कह रहे थे 90% हिंदुस्तान गांव में बसता है, आज परिस्थिति थोड़ी अलग हो गई है, उस परिस्थिति पर आएंगे, पर मूलतः ये बात थी। पर नेहरू जी इस बात से सहमत नहीं थे, और नेहरू जी ने कहा कि बापू, आप नहीं समझ पा रहे हैं इस समय की राजनीतिक, आर्थिक और वैश्विक स्थिति, इसीलिए मेरी समझ ये बन रही है कि हमें जो है वो राष्ट्रीय मतलब औद्योगिकरण करना पड़ेगा, शहरीकरण करना पड़ेगा। पर गांधी अपने में टिके रहे, और
गांधी की बात नहीं मानी गई और हम जिस रास्ते पर चले उसमें जो है प्रजा जो है, ये सारे गांव जो है वो राज्य आधारित हो गए। आज हमारी सबसे बड़ी कंप्लेंट कोविड-19 में क्या है, सबसे बड़ी शिकायत क्या है? सरकार ने पहुंचाया नहीं, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने अनाज नहीं पहुंचाया। ये क्यों हो रहा है? क्या गांव अपने आप में, तमिलनाडु के गांवों की एक अच्छा उदाहरण है, मैं आपको बताऊं। तमिलनाडु के ग्राम पंचायतों ने जो है ये प्रस्ताव पारित किया कि हम ध्यान रखेंगे कि इस अवस्था, लॉकडाउन की इस अवस्था में हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। अब देखिए ये स्वावलंबन। और मैं नहीं मानता कि आज भी जो है सरकार अगर कहे या इस तरह की एक चेतना जागृत हो कि रोटी कपड़ा मकान शिक्षा आरोग्य और उससे संकलित सेवाएं जो है उस पर हम बहुत आगे भी जाना चाहते हैं, हम नए क्षितिज खोलना चाहते हैं, ज्ञान के खोलना चाहते हैं, समृद्धि के खोलना चाहते हैं, पर जिसको हम रोटी कपड़ा मकान कहें उसके बारे में जो स्वावलंबन है वो इसीलिए भी जरूरी है कि कोविड-19 में हमको ये चिंता न हो कि भाई हमको कहां कहां अनाज पहुंचाना है। अपना अनाज जो है मेरे पास अगर सुरक्षित है, यहाँ मैं जहां अभी रहता हूँ ये धर्मपुर तहसील है वलसाड़ जिले की, और यहाँ आदिवासी बहुल इलाका है जहां हम रहते हैं। हमारे गांवों से हमारे पास, हम जो कुछ काम कर रहे हैं, हमारे पास ये दबाव नहीं आया कि यहाँ भुखमरी हो रही है आप भेजिए। लोगों के पास अपना अनाज है। हाँ, कुछ परिवार हैं जो नहीं पहुंच पर उनकी संख्या बहुत कम है। कहने का मतलब ये है कि ये सब अपने आप में जो है वो स्वावलंबी हैं कुछ हद तक। इसको मजबूत करना है। फिर भी वो सरकार की तरफ तो देखते हैं राशन कब बंटने वाला है, लाइनें लग जाती हैं राशन बंटने वाला है। तो ये परिस्थिति में, और मैं आपको बता दूं कि मैं ये वाक्य अंग्रेजी में कहूंगा क्योंकि क्योंकि हम सब आजकल ज्यादातर सोचते हैं ऐसे, स्टेट कैन नॉट डिलीवर। आप गांधी जी की ये बात मान लीजिए, स्टेट कैन नॉट डिलीवर बाय डिजाइन। उसकी चाहे जो अच्छी से अच्छी मंशा भी हो, पर फिर भी राज्य जो है वो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हम बहुत सारा केंद्रित व्यवस्थाओं के अंदर जो हमारा जो लास्ट माइल है, जो अंतिम जन है, उस अंतिम जन तक पहुंचना वाकई में मुश्किल। वो अगर गांधी खुद बैठ जाए वहां पर, गांधी जैसा आदमी जो अगर आकर के बैठ जाए, नहीं कर पाए। इसीलिए विकेंद्रीकरण जो है वो हमारे पास जो है विकल्प है। और टेक्नोलॉजी का संयोजन इस तरह से आ रहा है कि हमको जो अपनी टेक्नोलॉजी ढूंढनी है वो टेक्नोलॉजी स्केल, छोटे स्केल के लिए, छोटे कद के लिए काम आए, ऐसी तरह की हमको टेक्नोलॉजी ढूंढनी है। अब रहा सवाल कि मजदूर वापस आएंगे या ना आएंगे, मेरा एक मानना तो ये भी है कि ये हम लोगों को जब ऐसा सब होता है तो स्मशान वैराग्य भी जाना हुआ ही है कि भाई आज इतनी मुश्किल हो गई तो अब स्मशान वैराग्य है, पर फिर जब शुरू हो जाएगा तो फिर जब गांव में कुछ खाने को ही नहीं मिलेगा तो फिर धड़ाधड़ जो है लोग आ जाएंगे, फिर बेचारे क्या कहाँ जाएंगे। पर सवाल ये है कि ऐसी परिस्थिति में हमारे पास ऐसे क्या हम विकल्प खड़े कर सकते हैं जिन विकल्पों के आधार पर हम गांव में उत्पादक श्रम की व्यवस्था कर दें। मनरेगा नहीं, मनरेगा तो हमारी मतलब इमरजेंसी फॉल बैक पोजीशन है। वो मनरेगा जो है वो दवाई है, वो खुराक नहीं हो सकती। मनरेगा दवाई है, दवाई का मतलब जब आप बीमार हैं तब उसको दी जा सकती है। पर हमारा खुराक क्या है? हमारा खुराक ये है कि जो उत्पादन की व्यवस्था है, जो उत्पादक चीजें अगर हम गांव में बनाना शुरू करें और वो रोटी कपड़ा मकान से ही संबंधित हों, इसमें एक मूल्य लगेगा। वो मूल्य लगेगा स्वावलंबन और स्वदेशी का। लोगों को मानना होगा कि मैं अपने पड़ोसी की सहायता पहले करूंगा, करूंगी, इसके बिना ये नहीं होता। तो इसमें एक हर एक व्यक्ति के शिक्षा द्वारा चरित्र निर्माण का भी एक तत्व है, और इस तत्व हमको गंभीरता से समझना है। जब तक मैं नहीं कहूंगा, अब मैं आपको उदाहरण ये दूं कि मैं जब धर्मपुर रहने आया हूं तो मैं यहाँ की नागली और यहाँ का चावल खाता हूँ, यहाँ पर जो सब्जी उग रही है वो सब्जी खाने की कोशिश करता हूँ। अब आलू यहाँ नहीं उगता, पर आलू तो खाते हैं, पर आलू तो पूरी दुनिया में बिकता है। पोटैटोज आर फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। तो है, मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि मेरा कोई दूसरी दुनिया से अवलंबन नहीं है, पर अगर कोशिश अगर ये करते हैं, क्यों कर रहा हूँ
क्योंकि मेरे लोगों ने नागली जो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है उसको छोड़ करके चावल खाना शुरू कर दिया है। चावल उगता है यहाँ, पर अभी डायबिटीज के किससे ज्यादा हो रहे हैं। तो मैं अगर यहाँ पर हमारे दवाखाने की समझ से मैं लोगों को कहना शुरू किया है, अपने लोगों को कह के कि आपको नागली खाना है अगर डायबिटीज नहीं लाना है, तो मैं खुद नागली खाऊंगा तब कहूंगा। तो नागली जो है वो रागी का जात का है, तो हमारे यहाँ बाजरा है। तो हम लोग क्यों, किसके पीछे हम पड़े हैं। अनुपम भाई की किताब में जवान जो लोग सुन रहे हैं, हमारे युवा लोग, साफ माथे का समाज, हाँ, तो ये हमारे इनके हिंदी में ये एक किताब है, उनके अनुपम मिश्रा जी के एसेस का कलेक्शन है। तो वहां पर उन्होंने ये सारे उदाहरण दिए हैं कि किस तरह से हमने अपना जो है वो रखा था। अब जिसको कहा जाए कि हम लोग सब अपने आप में स्वावलंबी थे, तो ये मूल्य कि मैं अपने पड़ोसी का पहले लूंगा, इसमें नियम होते थे। जितने भी जो है राजस्थान देखेंगे कि समुदायों ने नियम बनाए थे, और वो नियम हर एक पालन करता था। उसमें बाजार नहीं आता था, उसमें कीमत जो है वो तय नहीं करती थी। Price was not the signal in Rajasthan's economy. Price was one of the signals, but price in some places was not the signal. सामाजिक नियमावली जो है वो सिग्नल थे। आज हम सरकार पे पानी के लिए आधार रख रहे हैं, उस समय तो किसी ने राजा को खत लिखा हो किसी गांव वाले, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। किसी ने नहीं लिखा कि भी मेरे को पानी की व्यवस्था कर दो, मैंने गांव बसाया है। हाँ, तो मवेशी और इंसान के लिए जब पानी की व्यवस्था है उन्होंने की, तब जाके गांव बसे, और मतलब बसे हुए हैं, कई अरसे से बसे हुए हैं। तो ये सिर्फ पानी के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं अनाज के लिए भी कह रहा हूँ, पानी के लिए कह रहा हूँ, कपड़े के लिए कह रहा हूँ। कपड़े के लिए इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग जिस तरह जितना भी हम लोगों ने बड़ी बड़ी मिलें उन सारी मिलों में जिसको हम सामाजिक और पर्यावरण की नकारात्मक असर, द नेगेटिव एक्सटर्नल, हम इकोनॉमिक्स में जिसको नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज कहते हैं, वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज सोशल और एनवायरमेंटल दोनों जो है वो फाइनली तो राज्य पर और राज्य से जो है जनता पर आकर के गिरती है। इसीलिए गांधी की तर्क में दम है, वो ये है कि आपकी मुख्य जो व्यवस्थाएं हैं उसको आप जो है वो स्वदेशी तौर पे, गांव के तौर पर, ये स्वावलंबन शब्द जो है उसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं उसमें शरीर श्रम और परस्पर अवलंबन जोड़ देता हूँ। ऐसा ना समझे कि भाई हर गांव जो है वो पूरा अपने आप स्वावलंबन हो जाए, हर गांव में ये हो जाए। ये एक गांव की बात नहीं है, ये है कि एक छोटा सा समूह, जिस समूह में हम ये कर सकते हैं, ये कुछ गांवों का समूह हो सकता है। अब वहां पर जो है हमको कृषि और कृषि आधारित और कृषि के सिवाय के जितने भी उद्योग उत्पादन के हो सकते हैं। साबुन हम क्यों लगाएंगे, हमको हमको जो है वो आलिया भट्ट ज्यादा सुंदर दिखती है लक्ष्य घिस करके, ये हम क्यों परेशान हो। साबुन का काम तो एक ही है, साबुन का काम सुंदर दिखाना नहीं है, साबुन का काम स्वच्छ होना है। और ये साबुन तो हर एक बना सकता है। हमारे केरला के अंदर जो है वो जैकब, पॉल जैकब जो है वो बना रहे हैं साबुन, घर घर में साबुन बनवा रहे हैं। उसने तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज को दौड़ा दिया, 26% मार्केट शेयर ले लिया, घर घर का है। तो हम अपना साबुन खुद क्यों नहीं खुद बनवा ले। घानी, कच्ची घानी का तेल, घानी का तेल क्यों नहीं खा सकते। खा सकते हैं, थोड़ा सा महंगा पड़ता है, पर ये महंगा सस्ता जो है वो हम पर्यावरण और सामाजिक खर्च के हिसाब से जोड़ करके देखें, इसकी चेतना जागृत करें, इसको मूल्य में हम लोग दाखिल करें, तो ये हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये संभावनाएं हैं। मैंने अभी इस विषय को इतना खोला है और अब मैं यहाँ विश्राम लेता हूँ ताकि और लोग जो हैं इसमें सवाल के साथ और अपनी कमेंट्स के साथ जुड़े। धन्यवाद सर।